आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेके 24/7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घड़ी में ठीक 11 बजते हैं तो मुद्दे की बात लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन मुद्दे की बात में आज मुद्दा होगा जम्मू कश्मीर का। आपको पिछले दिनों याद होगा कि गुपकार गठबंधन बनाया गया, जिसके बाद गुपकार गठबंधन ने ऐलान किया कि बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना होगा। लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि गुपकार गठबंधन में से ही कुछ नेता अलग हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से गुपकार को लेकर हलचल इसलिए है क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों की तरफ से बुलाई गई है। अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं और गुपकार आज का मुद्दा इसलिए रहेगा क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं लोगों के जिस मुद्दों को विपक्ष उठाएगी, सरकार से सवाल पूछने का काम करेगी। पर क्या जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा या फिर अपनी राजनीतिक बिसात को बिछा लिया जाएगा, इसी से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर आपको देंगे क्योंकि कुछ देर में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। आपको जानकारी ताजा दे रहे हैं, थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होगी जम्मू के अंदर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर। गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक होने जा रही है, लेकिन इसमें नई बात यह है कि कांग्रेस भी शामिल होने जा रही है, जो पहले कभी भी गुपकार के साथ नजर नहीं आई। लेकिन जनता के कई मुद्दे होंगे जिसको उठाते हुए कहा जा रहा है कि इसमें नजर आएगी तमाम पार्टियां, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का कल ही बयान सामने आया जब फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जनता के कई मुद्दे हैं जिनको हम सड़कों पर उठाने जा रहे हैं और आज उसी पर चर्चा होगी। लेकिन क्या आगे आने वाले समय के लिए भी ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि कहा जाता है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं लेकिन कब होंगे कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है, ना कोई तारीख दी गई है। एक तरफ कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रही है तो महबूबा मुफ्ती लोगों के बीच पहुंच रही है, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इससे अंदेशा यही लग रहा है कि आगे आने वाले समय के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक होगी तो सर्वदलीय बैठक में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे उस ग्राफिक्स को भी हम आपको फटाफट से दिखा देते हैं ताकि आप मुद्दे समझ जाएं। मुद्दे की बात में कि आखिर कौन कौन सा मुद्दा विपक्षी पार्टियां उठाएंगी इस बैठक में। अतिक्रमण का मुद्दा रहेगा क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब बुलडोजर चला तो विपक्षी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए। एपटेक कंपनी का मुद्दा भी रहेगा क्योंकि युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड रखा गया है। इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसको ठेका क्यों दिया गया है। इस पर भी बातचीत करेंगी विपक्षी पार्टियां। हालांकि चुनाव का मुद्दा भी होगा कि आगे आने वाले समय में अगर चुनाव होंगे तो कैसे एक साथ मिलकर लड़ा जाएगा। मुद्दा प्रॉपर्टी टैक्स का भी होगा जिसके बारे में सरकार बता चुकी है कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन रोजगार का मुद्दा भी होगा क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि करोड़ों रोजगार की बात की गई थी, महबूबा मुफ्ती ये कह रही है करोड़ों रोजगार की बात की गई थी लेकिन वो रोजगार नहीं मिला है और इसलिए जनता के मुद्दों को हम उठाने जा रहे हैं। इसमें मुद्दे की बात में हमने ये 5 मुद्दे आपके सामने रख दिए हैं जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया है कि आज मीटिंग में इसी पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में तय किया जाएगा कि कौन सी रणनीति होगी। लेकिन अब आपको फटाफट से बीजेपी का रिएक्शन भी सुनवाते हैं। अरुण चुग भी मैदान के अंदर आ गए, बीजेपी के नेता, और उनकी तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, ये मीटिंग सिर्फ सियासी फायदे के लिए है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद कर्फ्यू से मुक्ति मिली है, तानाशाही से मुक्ति मिली है, जनता को कामकाजी सरकार, एक जनहित में काम करने वाली सरकार मिली है। पहली बार वहां पर पंचायत के वोट हुए हैं और पंचायती राज पूरी तरह लागू हुआ है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों के वोट हुए हैं और हजारों लोग पंचायतों में और बीडीसी में जीत कर आए। डीडीसी जो एक बहुत बड़ा चुनाव है और लाखों लोग वोट करने के लिए निकले और 22 लाख के लगभग लोगों ने डीडीसी चुनाव में अपने 280 उम्मीदवारों को कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू कठुआ से लेकर पुलवामा तक एक एक जगह से चुनकर भेजा। लोकतंत्र की बहाली हुई, महिलाओं को उनके अधिकार, एससी को उनके अधिकार, एसटी को उनके अधिकार मिले हैं। लगभग 150 से ज्यादा ऐसे कानून जो आम नागरिकों के हित के लिए पूरे देश में लागू थे उसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। अखबार, टीवी चैनल सब अच्छी तरह चल रहे हैं। शांति का वातावरण है। जहां 6-6 महीने कर्फ्यू रहता था और लोगों के घर, टैक्सीज, होटल्स खाली रहते थे, आज सभी जगह पर खुशहाली का वातावरण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष में
सबसे अधिक पर्यटक जम्मू कश्मीर गए, लेकिन कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की शांति, सद्भावना का माहौल रास नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स पहली विदेशी संस्था नहीं है जो ऐसा एलिगेशन लगा रही है, चाहे बीबीसी हो चाहे अन्य। कुछ लोग है कि कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही है और सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोला गया है बिना नाम लिए, और कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव हो रहा है। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे, मेरे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि सर्वदलीय बैठक में आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। उसके बाद कुछ सवालों को हम आपके सामने रखेंगे। राजनेताओं को हमने इन्वाइट किया है, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है और आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं बदला, बदलाव तो विपक्षी पार्टियां मिलकर लाएंगी। ये बातें दरअसल कही गई हैं फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, ये बातें दरअसल की गई हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से, ये बातें दरअसल की गई हैं तारिक गामी की तरफ से, ये बातें तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही गई हैं। सनम एजाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सीनियर साथी, उनसे भी हम फटाफट से कुछ जानकारियां हासिल करते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सनम, क्या कहेंगे आप? आज बैठक होने जा रही है, लेकिन बैठक में यह खास होगा कि कांग्रेस भी रह सकती है, क्या ये कंफर्म है कि वकार रसूल भी पहुंच रहे हैं? और यह भी बताइएगा कि बैठक में किन मुद्दों पर जो बातचीत होने जा रही है वो सियासी लाभ के लिए है? कांग्रेस बैठ सकती नहीं, बल्कि कांग्रेस बैठेगी। और कांग्रेस की जिस भी लीडरशिप से मैंने बात की, उनका सबका यही कहना था कि हम पिछले लगभग 5 सालों से जम्मू कश्मीर में जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं सभी सियासी जमातों को एक साथ बैठ के कोई मंथन करना पड़ेगा, कोई इलाज निकालना पड़ेगा। और आज ये वजह है कि जम्मू में जो ऑल पार्टीज बैठक हो रही है, इसमें कांग्रेस भी होगी, इसमें तारिक गामी भी होगा की पार्टी जो है CPIM होगी, इसमें PDP होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और इसमें शिवसेना भी होगी। और जम्मू में अगर देखा जाए तो आज की मीटिंग में अगर कोई नहीं होगा तो वो बीजेपी नहीं होगी, और बीजेपी के साथ साथ अपनी पार्टी नहीं होगी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अगर हमने कल अपनी पार्टी के लीडरान से भी बात की थी, हमने पीपल्स पार्टी के लीडरान से भी बात की थी, हमने जानना चाहता था, लेकिन उनकी वही वो एक तरह से जो एक रिवायती सियासत उनकी है, जो आरोप है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे PDP जो लगाते रहे, उन्हीं आरोपों को उन्हें बताया, उन्हीं आरोपों को आगे लेके चलते गए कि हम इन पार्टियों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, इस तरह से उनका। लेकिन जम्मू में आज की बैठक जो है, ये इसमें जम्मू की जो रीजनल पार्टीज है लगभग वो सब होंगे, जिनमें पैंथर्स भी शामिल है, जिसमें जो दूसरे जो लीडर हैं चौधरी लाल सिंह, उनकी पार्टी भी शामिल है। यानी कुल मिला के जम्मू में एक बड़ा घमासान होने जा रहा है। और इस घमासान में चूंकि सरकार के आज अपोजिशन के पास कई बड़े मुद्दे हैं, और उन मुद्दों में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पे जहां आज बंद भी। अच्छा ठीक है सनम, आप काफी सीनियर हैं, आप जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और देखते हैं वहां की राजनीति को। कांग्रेस की मजबूरी क्या है? क्या कांग्रेस की मजबूरी पहले ये थी नेशनल लेवल पर देखना था, इसलिए वो गुपकार के साथ नहीं आ पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस की ये मजबूरी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही गई, उसके बाद वकार रसूल ने जिम्मेदारी संभाली, तो अब कांग्रेस भी समझ रही है कि नहीं, अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एक नहीं होंगी तो बीजेपी को टक्कर नहीं दी जाएगी। मजबूरी क्या है कांग्रेस की गुपकार के साथ आने की? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की सियासत या जम्मू कश्मीर का जो समीकरण है उसको देखें तो वहां पे बीजेपी इतना कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। बीजेपी सिर्फ जम्मू प्रांत के कुछ हिस्सों में है, वो भी एंटायर में नहीं है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कठुआ में है, सांबा में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। और जैसे हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलते हैं तो बीजेपी का वो जो सिचुएशन है वो उस तरह से नहीं है। अगर बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उस तरह से सफल नहीं हो पाई है जिस तरह से देश में या कहीं और है, या जहां पे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ सकती थी। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की तुलना करें तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। उनका कैडर जो है वो जम्मू के हिंदू बेल्ट एरियाज में भी है, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बेल्ट एरियाज में है। तो इसलिए ये हम कहें, ये तुलना करें जम्मू कश्मीर में कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो कोई ये शायद सही बात नहीं होगी। एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, गुपकार में क्या पहले जो बात कही जा रही थी कि दरार आ रही है, हमने देखा ना सज्जाद लोन की बात सामने आई, उसके बाद धीरे धीरे कहा गया कि नहीं गुपकार में दरार आ गई है और वो तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी जो स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। आज कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, गुपकार में जो कुछ होना था वो पहले हुआ, और उसमें सजाद गनी लोन जो है वो निकल गए थे।
और कोई बड़ी जो पार्टी है उसमें से, और सज्जाद गनी लोन की भी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, उसके एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की 2 सीटें वो लेता है, उसके अलावा उसके पास कोई इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, इतनी कोई बड़ी पॉलिटिकल ग्राउंड उसके पास नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो हम कहें कि वो बड़ा दचका था गुपकार अलायंस के लिए। लेकिन साफ जाहिर है सज्जाद गनी लोन खुद एक नाम है, तो उनके निकल जाने से कहीं ना कहीं बड़ी हेडलाइन तो बनी, लेकिन ग्राउंड पर उससे कोई इंपैक्ट उतना नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम इस वक्त कश्मीर की बात करें तो गुपकार अलायंस पे कोई ऐसी सरफटोल नहीं है, कोई ऐसा तनाव नहीं है, और गुपकार अलायंस चूंकि एक दूसरे इशू को लेकर बना हुआ है। चलिए ठीक है, तनाव तो नहीं है, लेकिन क्या चुनाव को लेकर ये बातचीत होगी ये तो वक्त बता पाएगा। आप पूरी नजर रखिएगा, हम समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जिन सवालों को हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरे सीनियर साथी ये बता रहे थे कि गुपकार में अभी कोई तनाव नहीं है। सज्जाद लोन की एंट्री पहले हुई थी लेकिन वो कट ऑफ कर दिए गए हैं लिस्ट से, यानी गुपकार से चले गए हैं, लेकिन एंट्री हुई है वकार रसूल की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कांग्रेस की। और कांग्रेस अभी कह रही है कि गुपकार का साथ देंगे और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता पसंद करेगी। सवाल आपके सामने रख रहे हैं कुछ अहम, जिन सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। सवाल ये कि क्या चुनावी रणनीति पर चर्चा होने जा रही है गुपकार में। सवाल ये भी कि कांग्रेस को गुपकार का साथ आने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। सवाल ये भी कि जनता के मुद्दों पर वाकई बात होगी या फिर सियासत के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। क्या जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और बीजेपी का चुनावों को लेकर क्या प्लान है अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, क्योंकि क्या चुनावी रणनीति पर चर्चा होने जा रही है, यह भी अहम सवाल है, क्योंकि अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है और ना ही ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। सनम से आपने तमाम मुद्दों के पर बातचीत को सुना है, लेकिन एक और वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सोहेल काजमी जी। उनका रुख करूंगा, उनसे बातचीत हम करेंगे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे और उसके साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और पूछेंगे कि विपक्षी पार्टियों का क्या प्लान है और सत्ता पक्ष आखिर कैसे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, क्योंकि वो दावा कर रहा है। तरुण चुग को आपने सुना ही था। चलिए आप रुक कर लेते हैं सोहेल काजमी जी का। सोहेल जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या कहेंगे आप, आज मीटिंग होने जा रही है लेकिन इस मीटिंग में थोड़ा सा बदलाव है, सज्जाद लोन नहीं है, वकार रसूल की एंट्री हो गई है। राजनीति के लिहाज से कितनी अहम ये मीटिंग है, क्योंकि ये कह रही हैं राजनीतिक पार्टियां कि जनता के मुद्दे को उठाएंगे और सड़क पर जाएंगे। लेकिन क्या वाकई जनता के मुद्दों पर यह बातचीत होने जा रही है या फिर आगे आने वाले समय के लिए तैयारी है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इलेक्शंस और अपने कैडर को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पे, तहसील पे बोल दिया है कि चुनाव की तैयारी कीजिए और जन सम्मेलन में अटेंड लोगों से ज्यादा मिलिए, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल कभी भी बच सकता है। और कुछ क्वार्टर्स ने यह भी कहा कि 15 मार्च को शायद अनाउंसमेंट भी हो जाए डेट्स की, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद डेट्स नोटिफाई करेगी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होनी है, मई में होनी, जून में होनी, जब भी जो भी टाइम वो बताएंगे। तो वो एक जो सियासी जो तेजी है वो हर पॉलिटिकल पार्टी में, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में तो 2-4 महीने से ही तेजी आ गई और उनका कैडर जो है वो काम कर रहा है जम्मू से लेके करगिल तक, और वो आपको दिख भी रहा है। और ये सब इंडिकेट करता है कि शायद इलेक्शन जो है उसका बिगुल कभी भी बच सकता है। और उसमें पीएजीडी का यहाँ मीटिंग करना, और मुद्दे तो हैं जो आपने खुद ही बताए, 5 मुद्दे तो आपने खुद बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स है, इंक्रोचमेंट ड्राइव है, बाकी चीजें हैं। और उसमें ये जो रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने वक्तन यहाँ पे रूल किया है डिफरेंट टाइम्स पे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना कैडर है, स्ट्रॉन्ग कैडर है, और बड़ी ग्रास रूट लेवल पार्टी जुड़ी रही पिछले 70 सालों से। पीडीपी का भी अपना एक वजूद है, वो भी सत्ता में रहे। अब कांग्रेस का जुड़ना जो है वो इंडिकेट करता है कि किसी तरह एक फोर्स बन के पीएजीडी जो है वो जब भी इलेक्शन हो एक फोर्स बन के एक अलायंस के तौर पे आपस में इलेक्शन लड़े और किसी तरह सत्ता में आए और बीजेपी को करारा जवाब दें। यही इंडिकेट करता है जब सब पार्टी जुड़ती हैं तो यही मैसेज जाता है, और उसका रद्द-ए-अमल जो है वो आपको इस मीटिंग के बाद दिखेगा। और मुझे लगता है बड़े सीरियसली कुछ चीजों पे ये डिस्कस करना चाहते हैं जो रिहेबिलिटेट करेगा लोगों की वोट को।
लेकिन सोहेल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि कई मुद्दे इस वक्त ऐसे चल रहे हैं जिस पर सरकार ये कह रही है कि इन मुद्दों को जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि हमने तो जो चीजें यहाँ पर रखी हैं, आप जिस मुद्दों को मैं बता रहा हूँ, हम ग्राफिक्स भी साइड में चलाएंगे क्योंकि हमने वो ग्राफिक्स दिखाए हैं। आप जिन 5 मुद्दों की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है सर, अभी हम देख रहे हैं कि एपटेक कंपनी का मुद्दा भी इस वक्त उठ रहा है। क्या लगता है आपको कि इन मुद्दों को लेकर मुखर होती हुई विपक्षी पार्टियां नजर आएंगी? क्योंकि उपराज्यपाल साहब तो सामने आकर बताते हुए नजर आए थे कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, कैसे लगेगा, कैसे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या वो बताने में कामयाब नहीं हो पाए, या वाकई विपक्षी पार्टियां इसको बताने का प्रयास करेंगी कि भैया आपने जो किया वो गलत किया? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जितने भी टैक्सेस हैं, एपटेक है, SSRB की रिक्रूटमेंट ड्राइव जो कैंसिल हो गई, ये सब चीजें 2-4 सालों में बढ़ती जा रही हैं। वो टाइमिंग बड़ी गलत है। जब तक यहाँ एक चुनी चुनाई सरकार ना हो, मैं समझता हूँ लोगों की जो रहनुमाई कर पाए असेंबलीज में, तब तक मैं नहीं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए। बाकी स्टेट्स में है, यहाँ भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ चुने चुनाए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर में बिल ला के ऐसी चीजें लोगों के साथ विचार विमर्श करके अगर इंट्रोड्यूस करें तो उसका इम्पैक्ट बेटर पड़ता है, बनिस्बत के आप कोई भी चीज थोपते हैं और उसके बाद चर्चा नहीं करते हैं और किसी से कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है उस रूलिंग डिस्पेंसेशन पे जरूर जाता है। और वो इस वक्त आपके सामने है कि हर सड़क जम्मू कश्मीर की वो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग हों, बच्चे हों, अनएम्प्लॉयड यूथ हों, या वो लोग जो वक्तन फवक्तन पुरानी सरकारों में यहाँ किसी न किसी तरह VDC या डेली वेजर्स वो लगे हुए हैं, वो 60-70 हजार बच्चे वो भी सड़कों पे हैं। तो कोई बीच का ब्रिज नहीं है, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो नहीं है जहां लोग जा सकें पिछले 4-5 सालों से, या जहां बात रख सकें। और वो बात जो है स्ट्रेट वे जम्मू कश्मीर के लोगों की, स्ट्रेट वे जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से वो बात जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब तक पहुंचे या मरकज तक पहुंचे और उनका रिड्रेसल हो सके। तो 3-4 सालों में ऐसी चीजें कोई हुई नहीं है, क्योंकि सब विंडोज, सब डोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बंद है जम्मू कश्मीर में। और यही इंतजार है कि कब इलेक्शन होगी और किस तरह की सरकार आएगी, एब्सोल्यूट की आएगी या ठीक है सोहेल जी, लेकिन जितने भी बयानों को हमने सुना है, अभी हम तरुण चुग को भी सुन रहे थे, वो तमाम उपलब्धियां बता रहे हैं कि कैसे पर्यटक पहुंच रहे हैं, कैसे अब कर्फ्यू नहीं लगता है, 370 के बाद क्या स्थिति है। लेकिन आपको क्या लगता है जो ये 2-3 मुद्दे अभी देखने को मिल रहे हैं, क्या वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से मुद्दे देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हालात तो पहले से बेहतर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को मुद्दा मिलना तय है। और दूसरा, क्या कम्युनिकेशन गैप रहा है? बिल्कुल टोटल फेल्यूर रहा है। मैं तो बोलूंगा कम्युनिकेशन गैप नहीं, कम्युनिकेशन लेवल स्टार्ट ही नहीं हुआ पिछले 2-3 सालों में। कम्युनिकेशन के कोई मैयर से नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी का फायदा जो है वो अपोजिशन की पार्टी तो बिल्कुल लेंगी, जहां भी हो, जिस स्टेट में भी हो। अपोजिशन का मतलब यही होता है कि मुद्दा कोई मिलना चाहिए और उसको वो अपोज करें। और ये मुद्दे तो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं। जहां तक रिक्रूटमेंट का है, पूरी जो कंपनी है वो फ्रॉड है, वो ऑलरेडी इम्प्लीकेट हुई है और उसको फिर दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ 3-4 एग्जाम्स आपके पहले ही रद्द कर चुके आफ्टर नोटिफाइंग द रिजल्ट्स। तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बड़ी सेंसिटिव है और उसका फायदा जो है वो लोग खुद अपोजिशन पार्टीज के हाथ में दे रहे हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उछाल रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कि कम्युनिकेशन बिल्कुल का लेवल है ही नहीं है, कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब मैं राजनेता जुड़े, उनसे पहले मैं एक सवाल और आपसे लूंगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल जी, क्या लगता है आपको, अगर चुनाव हुए आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अभी मेरे सीनियर साथी सनम ये कह रहे थे कि जो बीजेपी है वो जम्मू बेल्ट तक ही सीमित है, लेकिन कश्मीर के अंदर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है और जो तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, अभी कश्मीर के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू और कश्मीर अगर साधना है तो दोनों को साधना होगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में वाकई गठबंधन की सरकार ही देखने को मिलेगी। और ऐसा तो हुआ है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत बार हुआ है सर। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सनम साहब भी ठीक कह रहे थे कि हर पार्टी का एक अपना जनाधार है और वो डिफरेंट सेक्टर्स में बटा हुआ है। और जम्मू कश्मीर बड़ी छोटी स्टेट है। अब डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट्स के बाद कुछ सीटें बड़ी भी हैं, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से यहाँ कोई सरकार सत्ता में आएगी। बिल्कुल एक नया पॉलिटिकल चैप्टर खुलेगा, एक नई पॉलिटिकल फेसिस के साथ, और एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यहाँ बिल्कुल
खत्म होगी, ना डिक्टोरल पॉलिटिक्स चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की विल प्रिवेल करती है इलेक्शंस में। और काफी सालों बाद यदि यहाँ इलेक्शन होनी है और मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि एक रली मिली सरकार यहाँ बनेगी और बड़ी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एक नए चेहरों के साथ एक नया डाइनिंग टेबल जो है पॉलिटिक्स का जम्मू कश्मीर में सजेगा जब भी इलेक्शंस होगी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ताजिम डार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीडीपी से, उनसे भी बातचीत करता हूं। उसके बाद मेरे साथ बीजेपी के लीडर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ताजिम जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में, आप हमारे साथ आए हैं, आपने समय निकाला है। क्या कहेंगे, आज बैठक होने जा रही है गुपकार की और जो ये मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस भी अब आपके साथ आ गई है। आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, मुद्दे हम बता रहे हैं कौन कौन से जनता के हैं, लेकिन क्या वाकई जनता के मुद्दों पर बात होगी या सियासी बिसात बिछाते हुए सिर्फ आप नजर आएंगे? देखिए, अभी कोई इलेक्शन का सीजन नहीं है, इलेक्शन का वक्त नहीं है, ना तो इलेक्शन कहीं दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर कुछ लोग, कुछ लीडर्स अगर बैठ के रियासत की फलाह के लिए कोई बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो मिल बैठ के बैठना, इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हालात हैं, ऐसे हैं, मामलात हैं जो आप देख भी रहे हैं। आज जम्मू चैम्बर कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल है, बार एसोसिएशन की तरफ से जम्मू बंद की कॉल है, SSRB जो इस वक्त आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट का इशू है, कश्मीरी पंडित भाइयों का इशू है, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स के साथ एनक्रोचमेंट जो ड्राइव चलाई जा रही है वो इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इश्यूज हैं रियासत जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज को बैठ के सोचने की जरूरत है और उनका अजाला कैसे हो सके, लोगों को कैसे उनको राहत मिल सके, इसके लिए अगर कोई कोशिशें की जाती हैं तो इसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर चीज को सियासी आईने से देखना जो है वो गलत है। और वैसे भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में 2019 से लेकर आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो हैं वो जहनी तौर पर बीमार कर दिए गए हैं। और अगर हम मिल बैठ कर रियासत में हालात ठीक हों, यहाँ के लोगों के पास नुमाइंदगी जो है लोगों के पास आए, हुकूमत किसी की भी आए, लोग किसी को भी चुने, वो इमेटीरियल है, लेकिन लोगों के पास हुकूमत जो है वो जानी चाहिए, लोगों के चुने नुमाइंदे सामने आए। आज जो है बड़े दुख के साथ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद LG साहब को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज LG साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो ये भी, हमें भी ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा हो। और वैसे भी जो है हुकूमत जो है, मरकजी हुकूमत को जितना भी हो सके रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को चलाना बंद कर देना चाहिए और लोगों के हाथ में जो है वो यहाँ की हुकूमत दे दी जाए, यहाँ के लोग खुद उसका फैसला करें। चलिए ठीक है, आपके इन सवालों का जवाब मैं बीजेपी से लूं, लेकिन मेरे दो सवाल हैं ताजिम जी आपसे। एक तो ये कहा जा रहा है कि गुपकार के अंदर तनाव चल रहा है क्योंकि सज्जाद लोन तो पहले से ही जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की एंट्री हो गई है। क्या गुपकार में सब कुछ ठीक ठाक है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, अभी हम तरुण चुग को सुनवा रहे थे, तरुण चुग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हालात ठीक हो रहे हैं तो सिर्फ विपक्षी पार्टियां लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहा है, कर्फ्यू अब लगता नहीं है, 5 अगस्त के बाद से हालात बेहतर हुए हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो रही है। इन दो सवालों का जवाब दीजिएगा क्योंकि अभी मैंने बाइट चलवाई है जब आप हमारे साथ जुड़े उससे पहले। मैं इसके लिए दो चीजें कहूंगा। अगर आप तरुण चुग जी कहते हैं कि हालात ठीक हो गए हैं तो फिर तो इनको रियासत में स्टेट का दर्जा क्यों वापस नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों बार बार ये लटका के रखा है? जब इलेक्शन की बात आती है तब ये हालात खराब कर देते हैं, जब इलेक्शन की बात नहीं होती है तो उस वक्त कहते हैं कि इलेक्शन सब ठीक। अरे भाई, सब ठीक ठाक है तो लोगों के हाथों में नुमाइंदगी दे दो। क्यों आप ऐसे हालात यहाँ कर रहे हैं? किसने रोका है आपको? आज तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं, जम्मू पूरा सरापा एहतजाज है। जो जम्मू कश्मीर जो जम्मू भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, वहां पे आज क्या हालत है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, उनकी तो भी सुनिए ना। आप सिर्फ अपना बीन बजाते रहेंगे और लोगों की बात नहीं सुनेंगे और लोगों के जज्बात क्या हैं उनकी तर्जमानी नहीं करेंगे, कब तक चलेगा? तो एक समय तो ऐसा भी था जब बीजेपी आपको पसंद आ रही थी, कि तो लोग पूछेंगे ना। सियासत में देखें, पॉलिटिक्स में जब आप ये चीजें इक़्तिदार आना नहीं आना, ये चीजों के ऊपर कई बार आपके ऊपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर आप काम करते हैं, वो चीजें डिफरेंट है। कोई किसी से कोई दुश्मनी, यहाँ पे जाति दुश्मनी किसी से नहीं होती है यहाँ पे पार्टी में, पॉलिटिक्स में। तो यानी मैं ये समझूं कि राजनीति के लिए आप लोग कुछ भी करेंगे, पहले बीजेपी और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे आने वाले समय में कुछ भी राजनीति के लिए होगा। लोगों के अवाम के हक के लिए हम कुछ भी करेंगे, लोगों के हक के लिए, हकूक के लिए किसी भी हद तक हमें जाना पड़ा। ठीक है, बीजेपी से एक सवाल लेता हूं, फिर लोगों के लिए हक के लिए कौन सी पार्टी करे वो जनता तय करेगी। विक्रम जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। थोड़ा
थोड़ा देर से आप जरूर जुड़े हैं, लेकिन कई बातें सोहेल जी ने भी कही हैं। पीडीपी के लीडर इस वक्त ये कह रहे हैं कि हालात को बिगाड़ने का काम आप लोगों ने किया, और कम्युनिकेशन गैप की बात वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अभी खुद कह रही है कि हाँ हालात ठीक नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? विक्रम रंधावा जी, ये ताजिम जी कह रहे हैं। विक्रम जी आपसे सवाल। जी बताइए। विक्रम जी आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है, ताजिम जी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बात को मान रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। ये ताजिम जी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? ये पता नहीं ये किस गलतफहमी का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश या केंद्रीय लीडरशिप ने कभी इस बात को नहीं बोला है कि वर्तमान जी जम्मू की, लेकिन ये यकीन कि बेहतरीन तरीके से आपने देखा है कि पिछले साल अमरनाथ यात्रा के साथ साथ रूटीन में जो है हैवी चंक जो है वो टूरिस्ट का जम्मू कश्मीर में आया है, जिसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन कश्मीर की तरफ रही है। और इससे बड़े अच्छे हालात के और क्या साजगार होंगे कि कांग्रेस के साहबजादे और उनकी नेता प्रियंका जो है अपने परिवार के साथ वहां गुलमर्ग में बर्फ के उन गोलों के साथ खेलते हुए देखे गए, जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम उस कश्मीर के अंदर इस तरीके के हालात में जा पाएंगे, जो उनके ही जमात और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर तबाही के रास्ते में डाला है। ये तो गलतफहमी का शिकार है। और यकीनन आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत बेहतरीन है और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी मुस्तैदी से नजर रखे हुए हैं कि गलत जो ताकतें हैं वो दोबारा उत्पन्न ना हो पाए, और जो कश्मीर खुशहाली की तरफ बढ़ा है वो और बेहतरीन तरीके से आगे चले। और जो एक टूरिस्ट जो है हमेशा कश्मीर की जो टूरिज्म बैकबोन रहा है वो मजबूती से आगे निकले। अभी और 3 महीने के बाद पुनः अमरनाथ की यात्रा जो है वो एक अच्छे तरीके से उसकी तैयारी भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। ठीक है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां कह रही है जनता सड़कों पर क्यों है, प्रोटेस्ट की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? देखिए, जनता पे सड़कों पे आने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। नौजवानों का अलग इशू है, वो किसी एक एजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता इसलिए सड़कों पे नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब है। हालात खराब क्या होते हैं इनको 1990 से लेकर तो कम से कम 2014 के बीच का कालखंड याद रखना चाहिए, कि जिसको ये लोग कहते थे कि जब पत्थरबाज सड़कों पे निकलते थे या वो फौज की गोली का शिकार होते थे तो या फिर वो फौजियों पे हमला करते थे। आज कहाँ चले गए पत्थरबाज, आज कहाँ चले गए पाकिस्तान? चलिए ठीक है, सोहेल जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले ताजिम जी कह रहे हैं बीजेपी के लीडर कि भैया हमने कभी तो कहा नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब है। विक्रम जी कह रहे हैं कि स्थितियां तो बदली हैं, आपकी बिगाड़ी हुई स्थितियों को हमने ठीक करने का काम किया है। आज कौन सा मुद्दा ऐसा है जिस पर बीजेपी जवाब नहीं देती है? जो लोगों के मुद्दे हैं उसको हल करने की बीजेपी पूरा काम करेगी, लेकिन हालात बेहतर है। हर्ष जी पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि विक्रम रंधावा जी इस प्रोग्राम में आएंगे। अगर मुझे पहले पता होता कि विक्रम जी इस प्रोग्राम में आने वाले हैं तो मैं आपका प्रोग्राम ज्वाइन ना करता, क्योंकि ये प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन ना करता कि इन्होंने इनकी जो पिछले साल या 1 साल में जिस तरह के वक्तव्य इन्होंने दिए हैं वो समाज में आपसी बटाव करने के लिए दिए हैं, और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन आपको उसके लिए तो आपकी जमात भी जानी जाती है, उसके लिए तो आपकी जमात जानी जाती है कि समाज को कैसे क्रशर के मसले पे इन्होंने, क्रशर वाले इशू पे इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में क्या कहा था वो जग जाहिर है। तो इसलिए मुझे आप पहले एक चीज ये कर लिया कीजिए, जब आप लोगों को किया था, जब आप लोगों को चयन करें बुलाने के लिए तो उस वक्त आप चयन कर लें कि जो नहीं, एक मिनट विक्रम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ताजिम जी एक मिनट विक्रम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ताजिम जी एक मिनट सुन लीजिए। ताजिम जी सबसे पहली बात तो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए सर। बीजेपी के साथ आपका गठबंधन था, अब आप ठीक है आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों के मुद्दों के लिए लड़ते हैं भैया, और लोगों के मुद्दे के लिए किसी भी पार्टी के साथ आएंगे तो वो चलेगा, लेकिन बीजेपी के साथ आपके तो सवाल आपको देना पड़ेगा। और चाहे विक्रम जी डिबेट में बैठे चाहे कोई और नेता डिबेट में बैठे, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा सर। अगर आपको आना है तो आपकी मर्जी है, नहीं आना है तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप डिबेट में बैठे हैं तो विक्रम जी को सवालों का जवाब दीजिए। ताजिम एक मिनट, विक्रम जी आ रहा हूँ। ताजिम जी, एक मिनट, विक्रम जी आ रहा हूँ। ताजिम जी, एक मिनट, विक्रम जी आ रहा हूँ। ताजिम जी, एक मिनट, विक्रम जी आ रहा हूँ। ताजिम जी, एक मिनट, विक्रम जी आ रहा हूँ। ताजिम जी, एक मिनट, विक्रम जी आ रहा हूँ। ताजिम जी,
जो विक्रम जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं कि हालात ठीक है, मुझे विक्रम जी की किसी बात का जवाब नहीं देना है। मैं यहाँ विक्रम जी की बातों का जवाब देने नहीं बैठा हूँ। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? चले जाओ ना वापस मैडम जी, जाके ठीक है जाके सोहेल जी, मैं मैडम आपके से पास बात आ क्या रहा कर रहे हो हूँ, फिर? आ रहा हूँ, मैं अगर आ रहा हूँ हमारी बात विक्रम का जी जवाब आपके नहीं पास देना आ रहा हूँ। सोहेल जी, क्योंकि दंगा ये मत करो, स्थिति सर जो डिबेट में दिख रही है वो जमीनी स्तर पर भी है। क्या जनता को राजनेता बेवकूफ समझते हैं? जनता 90 वाली जनता नहीं है सोहेल जी, आप भी देख रहे हैं जनता कैसी है। 2023 का समय आ चुका है, जनता सब जानती है। लेकिन जिसके साथ गठबंधन उसके साथ बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। राज तो दोनों पार्टियों ने किया है, एक साथ भी किया है। सोहेल जी आ रहा हूं सर, ताजिम जी, सोहेल जी। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये स्टेट है और यहाँ इलेक्शन की बात हो रही है और शुक्र है कि शुरुआत हुई इलेक्शन की बात की। अब कब इलेक्शन होती है उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। कहते तो यही है 2024 से पहले इलेक्शन नहीं दिखती है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना रोल होता है किसी भी स्टेट में या पूरे नेशन में। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना वजूद बता चुकी है, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है या कांग्रेस है। यहाँ जो यही 3-4 पार्टीज है और अब आजाद साहब की पार्टी है या अपनी पार्टी है, ये 5-6 पार्टी, 1-2 पार्टी नई इंट्रोड्यूस होंगी जब इलेक्शंस होंगी। तो किसी को अक्यूज करना, और इलेक्शंस में तो जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दुश्मन होता है या दोस्त होता है। उस वक्त तो समीकरण बनता है कि किस तरह हुकूमत बनाई जाए और क्या आंकड़ों पे सरकार बनेगी। तो अक्यूज करना एक दूसरे को मैं समझता हूँ अभी इमेच्योरिटी होती है इलेक्शंस को लेके। लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब भी इलेक्शंस यहाँ होंगी, इतना इजी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कहता हूँ। और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में जरूर खुलेगा और हर रीजनल पार्टी जिनका अपना वजूद है ठीक है। लेकिन सोहेल जी, मैं इस बात को समझूंगा। अभी सभी पार्टियां हम देख रहे हैं दिल्ली में, अगर मैं केंद्र की राजनीति का जिक्र करूं तो वो आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने का काम बीजेपी करती है। महाराष्ट्र के अंदर देखिए क्या हुआ, क्योंकि शिवसेना भी उपकार के अंदर शामिल है। महाराष्ट्र के अंदर कैसे किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन शिंदे सीएम बन गए। क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ दिया जाता है और बीजेपी ने यही काम किया जब पीडीपी को तोड़ने का काम किया और पीडीपी अब सीमित हो गई है। क्या आपको लगता है कि वर्चस्व पीडीपी का है या फिर पीडीपी धीरे धीरे कमजोर हुई है? बिल्कुल, मैं नहीं समझता हूँ। जिस तरह की डिस्पेंसेशन चल रही है पिछले 1-2 सालों से, पीडीपी का एक अपना वजूद है और जिस तरह की सक्रिय पॉलिटिक्स महबूबा मुफ्ती जी करती हैं, उसका बिल्कुल इम्पैक्ट उनके जो सेंट्रिक, उनकी जो वोट बैंक सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल वो कायम दायम रखा हुआ है। और वो सेंटिमेंट्स हैं कश्मीर में, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में रही हो या जिसका कैडर अच्छा हो, उसको आप पिक्टोरल पॉलिटिक्स से बिला वजह परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन एकदम खत्म कर पाना मैं समझता हूँ वो इलेक्शंस में प्रूव होता है। और यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। छोटी सी रियासत है, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बन गई, मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये तो इलेक्शंस प्रूव करेगा कि कौन कितनी अपनी साख रखता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रोल भी है और वजूद भी है। और ये इकट्ठे हो जाना पीएजीडी का, मैं समझता हूँ क्योंकि सब पार्टीज इंपॉर्टेंट है, तो उनका कोई रोड मैप बनेगा इलेक्शंस को लेके। दैट विल बी आई थिंक ए गुड साइन फॉर ऑल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टीज अंडर पीएजीडी। अच्छी बात है, यही जमहूरियत है और यही एसेंस होनी चाहिए जमहूरियत की कि सब खुलेपन से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और लोग चुने और पीपल्स विल जो है वो प्रिवेल हो जब भी इलेक्शंस यहाँ पे होती है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। ताजिम जी, आपसे सवाल था लेकिन आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त मुजफ्फर इकबाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं सवाल ले लेता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वागत करता हूं आपका। मुजफ्फर जी क्या कहेंगे? अभी पीडीपी से मैं सवाल ले रहा था क्योंकि अभी मीटिंग होगी और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। JK24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज वो तस्वीरें जरूर दिखाएगा। लेकिन मीटिंग किस बात को लेकर है? फारूक अब्दुल्ला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सवाल मैं सबसे ले चुका हूं, लेकिन आपसे इसी बात को दोहराऊंगा। मीटिंग किस बात को लेकर है? चुनावी एजेंडे को लेकर है, जनता के मुद्दों को लेकर है, या सभी पार्टियों को साथ आने को लेकर है? देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कोई मीटिंग कॉल करती है तो जाहिर सी बात है अवामी मुद्दे ही होंगे और लोकल जम्मू कश्मीर के ही मुद्दे होंगे। जम्मू कश्मीर में मुद्दों की कोई कमी आबाद रहे हमारी बीजेपी तो मुद्दों की जो कमी छोड़ी नहीं उन्होंने। इतने मुद्दे हैं कि अगर उन पर महीनों बैठकर चर्चा की जाए पॉलिटिकल पार्टी की तो वो चलती रहेगी। तो हम शुक्रगुजार हैं कि भाई मुद्दे अब और बनाते जो लोगों को और परेशान जो कर रहे हैं ये। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई मुद्दों की कमी है, जिस तरह हमारे काजमी साहब ने भी कहा।
तो यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा कि यहाँ आपने रियासत खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना दी भाई, ये कितनी हिस्टोरिकल रियासत को। फिर आपने जो स्पेशल प्रोटेक्शन थी वो खत्म कर दी। फिर आपने अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग बेचारे सड़कों पे निकले उन पर आपने लाठीचार्ज शुरू कर दी। अरे भाई, हम ये कहते हैं कि एक सेंटर्ड कंपनी है, जिस कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, हमें पता है वो क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन हम कहते हैं किसी ईमानदार कंपनी को दे दो, इसमें क्या हर्ज है? उस पर भी आप लाठी चलाओगे तो फिर आप कहोगे भाई फिर आपको टैक्स देना है। तो आप सड़कों पर क्यों नहीं है? जनता के साथ आप भी सड़कों पर रहिए ना। जनता लाठी कर रही है तो आप भी खा लीजिए और बताइए जनता को हम आपके साथ हैं। हमारे लोग तो हैं साथ, क्यों नहीं है? हम उनके साथ हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी। जब हम वक्त आएगा हम सड़कों पर निकलेंगे, और वो वक्त आ गया है कि सब लोग सड़कों पर पहले ही आगे हैं। हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने की जरूरत रही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर ऑन रोड। अब आपने ये कौन सी फतह की? ये इज इट अ विक्ट्री विद नो लाइफ? चलिए ठीक है इकबाल जी, मैं आपकी बातों को नहीं नकारता हूं, लेकिन सर मेरा ये कहना है कि जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं महबूबा मुफ्ती की तरह दिल्ली तक वो क्यों नहीं आते हैं? अतिक्रमण को लेकर तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची थी, प्रदर्शन भी किया गया जंतर मंतर पर, हमने वो तस्वीरें भी देखी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की वो तस्वीर नहीं देखी है। हालांकि अभी आए हैं, वो दुआएं भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन जनता के बीच आप कब नजर आएंगे? दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक वो तस्वीर मैंने नहीं देखी। हम जनता के बीच में ही हैं। देखो, पार्टी जो है वो पार्टी एक फर्द नहीं होता है, पार्टी एक फारूक अब्दुल्ला नहीं है, पार्टी महबूबा मुफ्ती की अकेले नहीं है, पार्टी एक मशीनरी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें लीडर एक वाइटल क्लॉग है। आप ये कहोगे कि पार्टी कोई जमीन पे नहीं है, वो जब वक्त आएगा। देखो, जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टी का पता चलता है जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन आप डर के मारे करवा नहीं रहे हैं बीजेपी वाले, उनको पता है कि हमारी हालत खराब है, जब भी इलेक्शन होंगे तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। अरे भाई, 5 साल होने वाले हैं। ठीक है विक्रम जी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सोहेल साहब के पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि पार्टी के तमाम नेताओं को भी आप तवज्जो दीजिए, जरूरी नहीं कि पार्टी का अहम चेहरा सड़कों पर आए। विक्रम जी जवाब दीजिए जो मुजफ्फर इकबाल साहब कह रहे हैं, जल्दी से। देखिए, मुजफ्फर साहब जो बात कह रहे हैं इनके अपने पहलू के दृष्टिकोण से ठीक हो सकती है। जहां तक चुनावों का दृष्टिकोण है, चुनाव करवाने की नहीं करवाने, कब करवाने हैं, वो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। लेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड। हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश लीडरशिप ने हमारी केंद्रीय लीडरशिप को पूरी तरह से अवगत करवा दिया है कि आप विधानसभा का चुनाव कब भी घोषित करें, हम 1 महीने के अंदर अपना पूरा तामझाम लेकर तैयार बैठे हैं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव होता है, और इलेक्शन कमीशन ने ही डिसाइड करना है। अगर बाकी स्टेटों में वो करवा रहे हैं तो सुनिश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का भी फैसला जल्दी होगा। हम भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ पर बहाल करे, डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत हो, लोगों ने वोट करना है। ठीक है, एपेक कंपनी को लेकर क्या कहेंगे? उसका भी सवाल लिया था मुजफ्फर जी ने। नहीं मिलेगा। एपेक कंपनी को लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जनता के हम साथ हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये बात निकली है तो मैं तो मानता हूँ बिना आग के धुआं नहीं होता है। अगर किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठा है तो एनजीए एडमिनिस्ट्रेशन को उसको रीथिंक करना चाहिए, लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। तो यही कहते हैं, पर आप भी सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हो? मैं कहता हूँ आप भी फिर सड़कों पे क्यों नहीं आते हो? सड़कों पे आना चाहिए लोगों के साथ, बीजेपी वालों को भी। अभी इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। युवाओं की लड़ाई है, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए। लेकिन हमारे जिस फोरम पे भी ये नौजवान गए हैं, हमारे फोरम ने उसको सुना और ठीक तरीके से एलजी ऑफिस तक इस बात को पहुंचाया है। हालांकि एसएसबी के चेयरमैन साहब ने कल बड़ा क्लैरिफाई किया है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उसके बावजूद भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी के बारे में एलजी सार्वजनिक करना चाहिए। कंपनी को काम क्यों दिया गया? ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी सवाल खड़े किए मुजफ्फर जी। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मैं बड़ा स्पष्ट मानता हूँ कि आज तक सिर्फ जम्मू कश्मीर जो है वो इसी से वंचित था। 1962 से लेकर 1982 तक जब अधिकतम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सत्ता में रहे हैं, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू था, चाहे वो मीकर था। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लियर कर दिया है कि 1000 स्क्वायर फीट तक
मुजफ्फर जी आपकी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं सवाल ताजिम जी से लेना चाहता था, लेकिन आपका नाम लिया है तो जवाब इसका जल्दी से दीजिएगा, फिर सोहेल जी के पास भी जा रहा है। मुजफ्फर जी वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में पहले से टैक्स लगता था, भैया आपकी सरकार थी, जल्दी से। तो मुझे लगता है कि ठीक है विक्रम जी, आ रहा हूँ आपके में लेके इसको लगाना चाहिए। आ रहा हूँ आपके पास, इकबाल जी जल्दी से। बिल्कुल ये गलत बयानी है। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। एक बार इस पर गौर किया गया, लेकिन लोगों के एतराज की वजह से असेंबली में शोर हुआ। उसमें सबसे आगे हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं इस वक्त, वो थे जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स, अभी हम इस पोजीशन में नहीं है, हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। ये कहना कि पहले प्रॉपर्टी टैक्स हमारे यहाँ था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं, विक्रम जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने प्रॉपर्टी टैक्स हमने सुना नहीं कभी इससे पहले। ठीक है सोहेल जी, इसकी सच्चाई बताइएगा जल्दी से, फिर मैं ताजिम जी के पास जा रहा हूँ। सोहेल जी क्या सही कह रहे हैं विक्रम जी? गवर्नमेंट के घर में टैक्स आया है। ठीक है सोहेल जी। देखिए टैक्सेस की जहाँ एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल इकबाल साहब ठीक बोल रहे हैं। टैक्सेस तो इंट्रोड्यूस होने हैं, अल्टीमेटली जब यूनियन टेरिटरी में आएंगे, नए लॉज आएंगे, कुछ लॉज इनकॉर्पोरेट यहाँ होंगे। इकबाल साहब तो सबसे बड़े ल्यूमिनरी हैं, ये तो बेटर आपको एलेबोरेट कर सकते हैं लॉज के एतबार से, लेकिन ये है कि उसकी टाइमिंग गलत है। ये सब चीजें चुनी चुनाई सरकार के हाथों से हों तो बेटर होती हैं, और अपने लोगों के साथ अपने लोग बात करें और जो चीजें इंट्रोड्यूस करनी है वो होनी चाहिए। ये जो डिक्टोरल सिस्टम से आप कोई चीज बिना डेमोक्रेटिकल सेटअप के जब करते हैं तो उसका रोष जो है उस पर्टिकुलर डिस्पेंसेशन में जो पावर में होते हैं उनको जाना भुगतना पड़ता है। और ये बड़ी बार हमने कहा कि जैसे एपटेक की बात आप कर रहे हैं, अगर आपको उसका रिवोल्ट विद इन सेकंड दिखा था तो आप इमीडिएट उसको रोल बैक कर सकते थे, और आप एक चर्चा बना देते हैं, लोगों को सड़कों पे पिटाई करना, ये करना, जबरदस्ती, ये चीजें अच्छी नहीं होती किसी जमहूरियत के लिए। ठीक है विक्रम जी, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं ताजिम जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक सवाल लूंगा। विक्रम जी इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन ताजिम जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अभी तरुण चुग को हम सुन रहे थे, उन्होंने ये भी सवाल खड़े किया है, जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ महबूबा मुफ्ती नजर आई थी, उन्होंने कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि देश विरोधी ताकतों के साथ इस वक्त आप खड़े हुए हैं, इस पर जवाब दे दीजिएगा। तरुण चुग की बाइट हमने सुनवाई थी सर, उस पर आपसे रिएक्शन ले रहा हूँ। ताजिम जी जल्दी से। देखिए सबसे बड़ी इस वक्त विडंबना हमारे देश की ये है कि यहाँ पे बैठ के लोगों को नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट के जो ये सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो एक नई क्रिएशन कर दी गई है। अरे भाई, हिंदुस्तान का रहने वाला हर शहरी जो है वो हिंदुस्तान को अपनी जान समझता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो। आप पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलिएशन की बिना पर लोगों को नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट इशू करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नया जो ट्रेंड चला है ये बड़ा ही शर्मनाक है, और इसको हमें जो है सिरे से नकार देना चाहिए। बाकी जहां तक मामलात हैं, मेरे भाई सोहेल काज़मी साहब ने अभी बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने वजाहत की है कि डेमोक्रेसी में किस तरह से गवर्नमेंट्स को या जो मौजूद होती हैं वो कैसे काम करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर फूले फले, यहाँ रियासत के हालात ठीक हों। मुसलमानों की बात तो आप करते हैं ना, महबूबा मुफ्ती किसी भी प्रोटेस्ट में देख लीजिए, वो सबसे पहले कहते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं मुसलमानों के साथ वो हो रहा है। आप लोग ही तो कहते हैं कि भैया मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल आप ही करते हैं सर। हम तो टीवी डिबेट में बैठकर मैंने तो इनको पार्टी ये बनाया जाता है। एक मिनट जी, हमारे प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बात कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर जी, लोग जिनकी रोजी रोटी ही हिंदू और मुसलमान के ऊपर चलती है वो ये कर सकते हैं। अगर और महबूबा जी ने कभी भी एक तरफा हिंदू मुसलमानों की बात नहीं की, भारतीय उन लोगों की बात की है, चाहे यहाँ का रहने वाला बौद्ध हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ओबीसी हो, गुजर हो, बकरवाल हो। और मजहबी बुनियादों के ऊपर तो बुनियाद बीजेपी ने रखने वाली पार्टी है। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। बिना पे कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? ये शब्द सर, इस शब्द का मुझे जवाब दीजिए। मुसलमानों पर अत्याचार को जला दिया जाता है तो हम क्या कहेंगे? कहीं पर भी
हिंदू अगर मुस्लिम हरियाणा दंगा में हुआ दो मुसलमान बच्चों को जला दिया जाता है तो आप और क्या कांग्रेस कहेंगे? के राज में अगर काउ गो तस्करी के नाम पर मुसलमानों को अननेसेसरी जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसको आप क्या कहेंगे? वो साबित हो गया ताजिम जी, हम अपनी आवाज भी बुलंद ना करें? ताजिम जी वो साबित हो गया है क्या? मुझे पता है आप नूह की बात कर रहे हैं, हरियाणा में जो क्या साबित हो गया है? वो साबित हो गया है क्या? एक मिनट विक्रम जी रुक जाइए। कौन सा साबित करना है आपने? ताजिम जी क्या कोर्ट ने साबित कर दिया? नहीं हुआ है। कोर्ट ने साबित कर दिया कि उस मुसलमान को जलाया गया था हिंदू की तरफ से। हरि जी आप बात सुनिए, आपको याद उन्होंने होगा भुगता है। इस गौ तस्करी के अगर ऊपर किसी ने ये हरकत की है तो हालात एक बार ऐसे बन गए थे कि प्रधानमंत्री को खुद बयान देना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि आप लोगों को बेगुनाह मारना बंद कीजिए, अगर आप मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए। सर मुझे ये प्रधानमंत्री का फिर बयान इतिहास नहीं था। लाना पड़ेगा आगे और सोहेल जी उसका जवाब देंगे। जब आप मुसलमानों एमएस को कैसे आपने भड़काने का काम किया था, उसके बाद सीएम बन गए थे महबूबा मुफ्ती के पिता, वो तस्वीरें भी आपको याद होनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को जब मैं पलटता हूं तो यही जानकारी मिलती है। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल आप करें लेकिन सर्वधर्म की बात करें, ये शोभा देता है। आप जनता पार्टी हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल करे, आपको कोई परेशानी नहीं। हम मुसलमान बोलते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है, ये कौन सी बात है? सर हमें परेशानी नहीं है, हमें परेशानी नहीं है ताजिम जी, मैं जनता की बात करता हूँ। अगर आपको बात करनी है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करिए। अरे भाई ये बात आप बीजेपी के लोगों को बोलिए, हमें मत बोलिए। ये बात आप बीजेपी के लोगों को बोलिए, हमें क्या बोल रहे हैं? बीजेपी तो सीना चौड़ा करके कहती है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करते हैं। आप भी कह दीजिए कि मुसलमानों के लिए हम बात करते हैं। सबका साथ, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध क्रिश्चियन ओबीसी बकरवाल। ठीक है सोहेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ी सच्चाई आपसे जानूंगा, फिर मैं मुजफ्फर साहब के पास जाऊंगा। सोहेल जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक मिनट आ रहा हूँ ताजिम जी, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ ताजिम जी, रुक जाइए। सोहेल जी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति बखूबी हो रही है और वो हम पूरे देश के अंदर देख रहे हैं। सर मैंने थोड़ी दिन पहले ऑफिस के बाहर ही जाके बाइटें की लोगों की, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो होली में भी जाते हैं जी, मुसलमान के घर भी जाते हैं, हिंदू के घर भी जाते हैं, ईदी में भी ईद लेते हैं और गुजिया भी खाते हैं होली के अंदर जाके। लेकिन ये परिस्थितियां क्या राजनेता सिर्फ पैदा करना चाहते हैं? आपको इतिहास के भी याद होगा सर, एमएफ की जब मैं बात करता हूँ किस तरीके से महबूबा मुफ्ती के पिता सीएम बनना चाहते थे, उस चक्कर में कुछ लोगों को भड़काया गया था। ये इतिहास के पन्ने कहते हैं सर, आप तो सच्चाई जानते होंगे। सोहेल जी देखिए, बदकिस्मती है कि हम 130-135 करोड़ के मुल्क में हैं, जहां जो लिटरेसी रेट है वो आपके सामने है, पॉपुलेशन आपके सामने है और अंडर डेवलप्ड हैं। होना तो ये चाहिए कि जब सिर्फ सरकार, मजबूत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है तो इन मुद्दों से हट के आगे के मुद्दों की बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, इलेक्शन अभी एक बार आप इलेक्शन में आते हैं तो दूसरी इलेक्शन का आप पहले बिल्कुल दिमाग में रखते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचना है, दोबारा सत्ता में कैसे आना है। ये बदकिस्मती अंडर डेवलप्ड नेशनों में रहती है और हिंदुस्तान में तो ये चल रही है और ये चलेगी, क्योंकि रिलीजन एक वाहिद टूल है जिसको वर्गा के आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं मजहब ही नहीं बोलता हूँ, जातियों पे आप इलेक्शन लड़ते हैं, मुसलमानों की डिफरेंट जातियों पे आप इलेक्शन लड़ते हैं, हिंदुओं की डिफरेंट जातियों पे इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ तक कि पार्टी हेडक्वार्टर्स में ओहदों के लिए, छोटे छोटे ओहदों के लिए जो है वो सियासत चलती है। ये बदकिस्मती है, लेकिन इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यही रिझाता है वोटरों को, उसी तरह से आप पावर कॉरिडोर्स में आते हैं, उसी तरह से आप सत्ता में आते हैं। ये कब तक चलेगा अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये चलेगा जब तक हम जहनी तौर पे डेवलप नहीं होते हैं। और एक दूसरे को अक्यूज करना, मैं समझता हूँ वो हम डिबेट से हट जाते हैं। हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल जिनका मुद्दा है हिंदू राष्ट्र बनाने का बनाए। ये जो 40 करोड़ मुसलमान हैं, इनको भी एक अमेरिका और पाकिस्तान को मिला के 40 करोड़ मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो कहने का मुद्दा ये है कि ये सब चीजें जो हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए आप करते रहें, लेकिन मुल्क स्ट्रांग रहे, मुल्क मल्टी रिलीजियस मल्टी रेशियल सिस्टम से आगे चल रहा है, उसको ठीक मुद्दों पे आगे चलने की जरूरत है। और उसके लिए वक्त जो है, जब तक हम ज़हनी तौर पे डेवलप नहीं होते, उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, सियासी फायदे के लिए आप ये कह रहे हैं। इकबाल जी मैं आपसे भी यही सवाल लूंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी यही कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं सर? आप कहिए कि सभी के साथ जाति जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। कश्मीर के अंदर तो कश्मीरी पंडित भी रहता है, सिख भी रहता है, जहां तक मैंने उन तस्वीरों को देखा है सर, मिलजुल कर रहता है। इकबाल जी मुझे नहीं लगता है कि फारूक साहब ने कभी सिर्फ मुसलमानों की बात की होगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि ज्यादती मुसलमानों के साथ पूरे मुल्क में हो रही है और उस तनाजर में अगर कोई लीडर, कोई उस स्टैचर का लीडर
मुसलमानों की आवाज उठाता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बयानी है। हाँ, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर वोट लेने का काम करेंगे। मेरी बात सुन लेना, अगर कहीं हिंदू का ज्यादती होती है हम उस पर भी उतने ही जोर से, उतने ही शोर से, उतने ही दिल से हम वहां भी आवाज उठाते हैं। और अगर सिख पर कोई ज्यादती होती है हम वहां भी आवाज उठाते हैं। अगर ठीक है, जम्मू की एक लड़की की, जम्मू में जो लड़की आई उसकी हत्या की गई, उस पर कोई ट्वीट है आपका? अभी एक खबर आई थी। देखो अभी तक वो मजबूरी तरीके पर आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं, इसको बड़ी मतलब एक नेशनल तो कहा अगर चैनल हिंदू पे अत्याचार होगा तो हम लड़ते हैं उसके लिए, आप ट्वीट तो करिए कम से कम। ऑफिशियल अकाउंट से कोई ट्वीट आया है? अगर आप देखोगे तो रोज ये कोई मामला नहीं है कि नेशनल चैनल देश के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल, मेरी बात सुने आप, इंडिविजुअल कोई मामला है, अरे भाई वो हर आए दिन किसी पड़ोसी के साथ हिंदू और मुसलमान की होगी तो वो हिंदू मुसलमान के साथ जाति का मामला नहीं है, वो दो जाति फर्दों का मामला है। अब उसको आप नेशनल इशू बना लें या रियासत जम्मू कश्मीर का इशू बना लें तो वो बहुत ही, मैं कहता हूँ, तंग नजरी है और ज़हनी, आप समझ लो कि वो ज़हनी कोफत है किसी की कि आप एक इंडिविजुअल दो जो हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, एक ने दूसरे के साथ ज्यादती क्यों कर दी, मैं कहता हूँ हिंदू ने मुसलमान के साथ कर दी या मुसलमान ने हिंदू के साथ कर दी, किसी पड़ोसी ने किसी ज्यादती कर दी, उसको आप कहोगे कि ये एक हिंदू मुसलमान का इशू है। अरे भाई ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा सर, आपकी बात ठीक हो सकती है, मैंने सिर्फ इतना पूछा कभी आपने कोई ट्वीट किया है क्या ऐसा? अगर हिंदू के लिए आवाज उठानी होती है, कोई ट्वीट मैंने नहीं देखा ऑफिशियल अकाउंट से। टारगेटेड किलिंग पे आई वुड बी द लास्ट पर्सन के मैं उसको टारगेट करूंगा, चाहे वो किसी हिंदू को मारे, चाहे वो किसी सिख को मारे, चाहे वो किसी मुसलमान को टारगेट करके मारे, हम उसके अपोज करते हैं, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वो चाहे फारूक साहब हो, चाहे उनका कोई अदना सा कारिंदा हो, हम उसके साथ खड़े होते हैं जिसके साथ। ठीक है विक्रम जी, समय थोड़ा कम है, जल्दी से, हिंदू मुसलमान का काम आप करते हैं, उनको बांटने का काम आप करते हैं। इकबाल जी कह रहे हैं कि आप छोटे से इशू को बड़ा बनाते हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमान उसका है, इस गुलदस्ते को संजो के रखा है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के गुलदस्ते को इस एडमिनिस्ट्रेशन ने संजो के रखा हुआ है। आप 9 सालों में बताइए कहीं पर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो तो? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। जहां तक जो बात आ रही है कि टैक्स लगाने का ये समय नहीं था, तो मैं इस पे ये जरूर कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सैलाब जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने लाया है, क्या हमें वहां पर भी कहना चाहिए कि अभी डेवलपमेंट मत कीजिए, अभी सड़कों का निर्माण मत कीजिए, कोई सरकार बनेगी, डेमोक्रेसी सेटअप होगी तो हम सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हमें इलाके में सफाई चाहिए, हमें म्युनिसिपल फैसिलिटी चाहिए, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एक नागरिक होने के नाते हमें वो भी सोचना पड़ेगा कि मैं कंट्रीब्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपने इलाके की डेवलपमेंट के मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर साफ लफ्जों में कहो कि भाई हम लगवा रहे हैं साथ होके, फिर छुपते क्यों हो? ठीक है ताजिर जी, आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिएगा, समय कम है। देखिए हर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लोग हैं ना, इनको मुझे देख के बड़ा तरस आता है। इनको बेसिकली जब ये कोई इशू रेज करने के लिए जाते हैं, इनको डंडा बढ़ता है, ऊपर से फिर भागते हैं पीछे, अपनी स्टांस चेंज करते हैं, फिर ये दूसरे स्टांस पे आते हैं। ये एक शटल करते हैं। पहले इन लोगों ने लोगों को ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देगी, जब लग गया अब ये बोलने लायक नहीं रहे। जब ये बोलने के लिए आगे गए, इनको एलजी साहब से और ऊपर दिल्ली से बड़ा डंडा जो हो रहा है, खामोश होकर जिसको सहन करो, ये फिर आगे उसको डिफेंड करने में। अरे भाई आप लोग अपनी कोई एक तो रखिए, हम एक परिवार की पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। कभी आप शटल इधर करते हो, हम आपका कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी की हालत, जम्मू कश्मीर बीजेपी की हालत वो हो गई है कि क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं। आप लोग इतने इर्रेलेवेंट हो गए हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के लोग इतने इर्रेलेवेंट कर दिए गए हैं कि इनको मरकजी हुकूमत पूछती नहीं। जम्मू के लोग अभी लोगों की आप आगे जाके वो इर्रेलेवेंट है। ठीक है, जो चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, मैं माफी चाहता हूँ। ताजिम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जरूर मुलाकात होगी, चर्चा हम जरूर करेंगे। फिलहाल थोड़ी देर में मीटिंग की शुरुआत होगी, मीटिंग में क्या कुछ रहेगा जरूर हम आपको बताएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से की जाएगी, और फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं वो आपको JK24/7 न्यूज एक्सक्लूसिव दिखाएगा। फिलहाल बस इतना ही।
ठीक 11 बजे कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बड़े मुद्दे के साथ मुद्दा उठाएंगे, आपसे जुड़ा हुआ होगा और डंके की चोट पर नेताओं से सवाल पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार देखिए सुपरफास्ट न्यूज।